सोचा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जब कोई कलाकार मंच पर आता है तो वो सिर्फ नाच नहीं रहा होता। हम्म। वो असल में एक कहानी कह रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है, और कभी कभी तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समेट रहा होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कला नहीं, ये एक जीती जागती भाषा है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी भाषा की कह सकते हैं ग्रामर और पोएट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की गहराई में ले जाते हैं। अच्छा। मतलब नाट्य शास्त्र जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर उन महान कलाकारों की कहानियों तक जिन्होंने इन कलाओं को जिंदा रखा है। तो हमारा मिशन साफ है, इन 8 नृत्यों के सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनके आत्मा को समझना। जी। और इस सफर की शुरुआत होती है दो बहुत ही शक्तिशाली विचारों से, जो हर नृत्य की नींव में है, तांडव और लास्य। ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं है ना, जो देवी पार्वती से जुड़ा है। ये कोमलता, सुंदरता, प्रेम और ग्रेस का प्रतीक है। अच्छा। तो हर शास्त्रीय नृत्य इन्हीं दो एनर्जीज का एक यूनिक कॉकटेल है। किसी में तांडव ज्यादा है तो किसी में लास्य। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी तांडव और लास्य की नजर से भारत के इस कलात्मक खजाने को खंगालते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, तमिलनाडु के भरतनाट्यम से। इसे अक्सर अग्नि नृत्य या फायर डांस कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी मूवमेंट्स में आग की लपटों जैसी तेजी और प्रिसिजन होती है। ये सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। हाँ। पहले इसे मंदिरों में देवदासियां करती थीं, और तब इसका नाम सादिर या दासियट्टम था। ये मनोरंजन नहीं था, ये ईश्वर की उपासना का एक तरीका था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब इस कला को उतनी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। तो फिर ये मंदिरों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक कैसे पहुंची? इसमें किसी का तो बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। यकीनन। और वो थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। उन्होंने सिर्फ इस नृत्य को सीखा नहीं, बल्कि इसे एक सामाजिक कलंक से उबारा। अच्छा। सोचिए, वो सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखा रही थीं, वो समाज की सोच से लड़ रही थीं। उन्होंने सादिर को व्यवस्थित किया, उसके लिए नए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। वाह। और उसे एक ऐसा सम्मानजनक रूप दिया जिसे मेन स्ट्रीम समाज अपना सके। मतलब उन्होंने मंदिर से थिएटर तक का एक पुल बनाया। ये तो एक क्रांति जैसा है। मतलब वो एक कलाकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थी। बिल्कुल। और इसी नींव पर ई कृष्णा अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई जैसे दिग्गजों ने भरतनाट्यम की एक शानदार इमारत खड़ी की। और एक नाम जो हम शायद बार बार सुनेंगे, सोनल मानसिंह। हाँ, सोनल मानसिंह। बिल्कुल, उन्होंने भी इस कला को एक नई पहचान दी। चलिए तमिलनाडु से थोड़ा आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर और बात करते हैं कुचिपुड़ी की। भरतनाट्यम की तरह ये भी दक्षिण का है, लेकिन इसकी पहचान थोड़ी अलग है। इसमें नाटकीयता मतलब ड्रामा थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, कुचिपुड़ी में आपको भाव और कहानी पर बहुत जोर मिलेगा, लेकिन इसकी जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज है वो है तरंगम। तरंगम? इसे देखकर लगता है कि ये कोई चमत्कार है। अरे हाँ, ये वही है जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारों पर नाचते हैं। जी हाँ। और वो भी सिर पर पानी से भरा मटका रखकर। ये तो मतलब किसी सर्कस के एक्ट जैसा लगता है। क्या ये सिर्फ दर्शकों को प्रभावित करने के लिए है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये देखने में भले ही स्पेक्टेक्युलर लगे, पर इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। अच्छा। वो पीतल की थाली वो जीवन के मुश्किल नुकीले किनारों का प्रतीक है। सिर पर रखा पानी से भरा मटका आपका आध्यात्मिक संतुलन है। वाह। और कलाकार उस मुश्किल रास्ते पर चलते हुए भी बिना एक बूंद पानी गिराए ताल से ताल मिलाता है। ये असल में योगिक कंट्रोल का एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। वाह, मतलब ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये एक दर्शन है। इस कला को किसने संवारा? इसे एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय वेम्पति चिन्ना सत्यम को जाता है, और राजा राधा रेड्डी की जोड़ी ने तो इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। और यहाँ फिर से यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आता है, जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी में भी उतनी ही माहिर थीं। दक्षिण की इन दो कलाओं के बाद अब कहानी कहने की कला को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उत्तर भारत चलते हैं, जहां से आता है कथक। कथक? कथक यानी कथा कहने वाला। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही मंदिरों में कहानी सुनाने वाले कथाकारों से हुई। वो कहानी सुनाते सुनाते हाव भाव और नृत्य का इस्तेमाल करने लगे। अच्छा। इसीलिए
कथक में आपको अभिनय और कहानी सुनाने का अंदाज बहुत साफ दिखेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके तेज चक्कर और तत्काल यानी पैरों की थिरकन। फुटवर्क। हाँ, फुटवर्क। यहाँ लय और ताल का एक शानदार गणित है। और पंडित बिरजू महाराज का नाम तो कथक का पर्यायवाची बन गया है। मैंने उन्हें देवदास और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में देखा है, पर जो लोग उन्हें सालों से जानते हैं उनके लिए वो क्या थे? पंडित बिरजू महाराज सिर्फ एक डांसर नहीं थे, वो कथक की पूरी एक संस्था थे। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से आने वाले महाराज की खासियत ये थी कि वो पैरों के उस जटिल गणित को भी बेहद आसान और खूबसूरत बनाकर पेश कर सकते थे। उन्होंने कथक को आम लोगों तक पहुंचाया, उसे फिल्मों के जरिए एक नई पीढ़ी से जोड़ा, लेकिन उसकी शास्त्रीयता से कभी समझौता नहीं किया। सही बात है। उनके अलावा लच्छू महाराज और सितारा देवी, जिन्हें कथक की रानी भी कहा जाता है, जैसे कलाकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो अगर कथक एक इंटीमेट स्टोरी टेलिंग है, तो केरल का कथकली वो तो जैसे एक भव्य कॉस्मिक ड्रामा है। हाँ, उसे देखते ही लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वो विशाल कॉस्ट्यूम, वो चेहरे का मेकअप। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कथकली एक डांस ड्रामा है जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई की बड़ी बड़ी कहानियों को दिखाता है। और इसमें संवाद नहीं होते। नहीं, कलाकार अपनी आंखों, भौहों और चेहरे की मांसपेशियों से पूरी कहानी बयां कर देता है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके मेकअप के रंगों का भी एक खास मतलब है। ये एक तरह का कोड है ना? हाँ, ये एक शानदार स्टोरी टेलिंग शॉर्टकट है। दर्शक कलाकार के मंच पर आते ही उसके चेहरे का रंग देखकर समझ जाता है कि ये नायक है या खलनायक। अच्छा। हरा रंग बड़प्पन और देवत्व का प्रतीक है, जैसे राम या कृष्ण। और लाल? लाल रंग बुराई और गुस्से को दिखाता है, जैसे रावण। और काला रंग आदिम किरदारों के लिए होता है। मतलब एक भी हरकत करने से पहले मेकअप ही आपको किरदार का पूरा परिचय दे देता है। ये तो कमाल है। इस मुश्किल कला को किसने जीवित रखा है? इसमें कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर और गुरु कुंचु कुरूप जैसे महान गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा है। दिलचस्प बात यह है कि केरल ने हमें एक तरफ कथकली जैसा इतना रौद्र और मैस्कुलिन नृत्य दिया, और दूसरी तरफ मोहिनीअट्टम जैसा बेहद कोमल और फेमिनिन नृत्य भी। ये तो एक ही जगह से निकले दो बिल्कुल अलग रूप हैं। और यही भारतीय कला की खूबसूरती है। मोहिनीअट्टम का नाम ही मोहिनी से आया है, जो भगवान विष्णु का एक स्त्री अवतार थी। अच्छा। ये नृत्य उन्हीं की तरह सुंदर, कोमल और आकर्षक है। इसकी चालें लहरों की तरह गोलाकार और बहुत ग्रेसफुल होती हैं। ये लास्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसमें आपको कथकली वाला भारी भरकम ड्रामा नहीं, बल्कि एक शांत और सुंदर प्रवाह दिखेगा। और इसे सहेजने का श्रेय किसे जाता है? इसमें सबसे बड़ा नाम है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का। उन्हें मोहिनीअट्टम की माँ कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की माँ? जी। उन्होंने इस नृत्य पर गहरा रिसर्च किया, इसकी तकनीक को लिखा और इसे पुनर्जीवित किया। आज की पीढ़ी में सुनंदा नायर और जयप्रदा मेनन इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। अब भारत के पूर्वी तट की ओर चलते हैं, ओडिशा। जी। यहाँ का ओडिसी नृत्य तो ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की मूर्तियां जिंदा हो गई हों। आपने बिल्कुल सही कहा। ओडिसी को स्कल्पचर इन मोशन भी कहते हैं। हाँ। इसकी सबसे मशहूर मुद्रा है त्रिभंग, जिसका मतलब है शरीर का 3 जगहों से मुड़ना, गर्दन, कमर और घुटना। त्रिभंग? जी। ये पोज आपको उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर खुदी हुई मूर्तियों में हूबहू मिलेगा। ये नृत्य असल में एक चलती फिरती मूर्ति कला है। और इस कला को भी तो विलुप्त होने के कगार से वापस लाया गया था। जी हाँ। और इस रेस्क्यू मिशन के नायक थे गुरु केलुचरण महापात्रा। उन्होंने ओडिसी को फिर से जिंदा किया और उसे एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्थापित किया। वो पद्म विभूषण पाने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति भी थे, जो इस कला के लिए उनके योगदान को दिखाता है। उनके अलावा और कौन से बड़े नाम हैं? संजुक्ता पानिग्राही एक बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ फिर से सोनल मानसिंह का जिक्र आता है, जो भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी में भी उतनी ही माहिर हैं। हाँ। और एक अमेरिकी कलाकार शैरोन लुएन ने भी इसे अपनाकर दुनिया भर में पहुंचाया। पूर्व में ही थोड़ा और आगे बढ़े तो हम पहुंचते हैं मणिपुर। मणिपुरी नृत्य बाकी सभी नृत्यों से बहुत अलग महसूस होता है। बहुत शांत, कोमल और भक्ति से भरा हुआ है। इसका कारण है कि ये पूरी तरह से राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। अच्छा। इसमें आध्यात्मिकता और भक्ति का भाव सबसे ऊपर है।
और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो इसे बाकी नृत्यों से बिल्कुल अलग करती है, क्या? वो ये है कि मणिपुरी कलाकार घुंघरू नहीं पहनते। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो भारतीय नृत्य के साथ घुंघरुओं की आवाज को जोड़कर ही देखता हूँ। सही बात है। पैरों की वो आवाज ना हो तो माहौल ही बदल जाता होगा। बिल्कुल, और ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। पैरों की तेज आवाज के बजाय यहाँ ध्यान शरीर के कोमल प्रवाह पर होता है। इससे एक शांत, मेडिटेटिव माहौल बनता है जो रास लीला के भक्ति भाव के लिए जरूरी है। ये ज्यादा परकसिव नहीं, ज्यादा लिरिकल है। वाह! इस कला को स्थापित करने का श्रेय गुरु बिपिन सिंह को जाता है और झावेरी बहनों नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। और अब आते हैं हमारे 8वें और आखिरी नृत्य पर, असम का सत्रिया। सत्रिया शायद इसके बारे में लोगों ने सबसे कम सुना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सबसे बाद में साल 2000 में मिला, पर इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। अच्छा। 15वीं सदी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे असम के मठों यानी सत्रों में पूजा और कहानी कहने के एक माध्यम के रूप में शुरू किया था। तो ये मठों के अंदर होता था? जी, तो ये सैकड़ों सालों तक मठों के अंदर ही एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में जीवित रहा। मतलब ये एक ऐसी कला है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से दूर एक तरह से संरक्षित रही। एकदम। ये अंकिया नाट परंपरा का हिस्सा है और मूल रूप से एक भक्ति नृत्य है। इसे मठों से निकालकर दुनिया के मंच तक लाने का श्रेय शरोदी सैकिया, जतिन गोस्वामी और गुरु घनकांत बोरा जैसे कलाकारों को जाता है। तो ये थे 8 नृत्य, 8 अलग अलग दुनियाएं।